2013 स्पॉट फिक्सिंग के बाद आईपीएल 2015 में एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो आईपीएल की हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स, जो इस लीग की बैकबोन मानी जाती थी, उन्हें एक झटके में आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। Justice Lodha today banned two-time champions and the most successful franchise in the IPL, Chennai Super Kings, along with Rajasthan Royals, have been banned for 2 years. फैंस के लिए ये न्यूज किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं थी। ये वही दो टीम्स थी जिन पे फैंस सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब वही टीम्स इस कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुकी थी। 2013 स्पॉट फिक्सिंग के बाद प्लेयर्स अरेस्ट हुए, फिक्सिंग एक्सपोज हुई, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो यहीं नहीं रुकी, वो और ज्यादा डीप गई, जहाँ कई बड़े नाम एक्सपोज हुए। लेकिन शॉकिंगली इस बार नाम प्लेयर्स के नहीं थे, बल्कि एक इंटरनेशनल अंपायर, एक बॉलीवुड एक्टर और टीम ओनर्स सब इस फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन आखिर कैसे बॉम्बे पुलिस उन टीम ओनर्स तक पहुंची जो कभी सस्पेक्ट लिस्ट में भी नहीं थे? कैसे कॉल रिकॉर्ड्स ने एक्सपोज किया एक ऐसा नेटवर्क जो ड्रेसिंग रूम के अंदर से आईपीएल को कंट्रोल कर रहा था? और क्या सही में टीम ओनर्स अपनी ही टीम के अगेंस्ट बैट कर रहे थे? अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे आईपीएल 2013 में श्रीसंत एंड दूसरे अदर प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां से 2013 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एक्सपोज हुआ था। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस स्टोरी के एंड होते होते तक आपका आईपीएल से ट्रस्ट हमेशा के लिए उठ जाएगा। 2013 में स्पॉट फिक्सिंग एक्सपोज होने के बाद लोगों को लगा कि सब कुछ सही हो चुका है, क्योंकि प्लेयर्स अरेस्ट हो चुके थे, बैन लग चुका था और केस क्लोज हो चुका था। लेकिन रियलिटी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी और इस बार पुलिस का फोकस प्लेयर्स पे नहीं बल्कि सिस्टम पर था। दिल्ली पुलिस के बाद बॉम्बे पुलिस इस पूरे नेटवर्क को डीपली एनालाइज करती है। फोन रिकॉर्ड्स, मनी ट्रांजैक्शन एंड कनेक्शन सब कुछ दोबारा चेक किया जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे पुलिस को ये डाउट था कि प्लेयर्स डायरेक्टली बुकी से कनेक्टेड नहीं थे, बल्कि बीच में कुछ लोग थे जो इस पूरे लिंक को कंट्रोल कर रहे थे, और बॉम्बे पुलिस उन्हीं मिडिल कनेक्शंस को ट्रैक कर रही थी। तभी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने एक ऐसा नाम आता है जो इस पूरे केस का डायरेक्शन चेंज करने वाला था। बॉम्बे पुलिस को कॉल ट्रैकिंग के टाइम पर पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ, जो उस टाइम पर आईपीएल में अंपायरिंग कर रहे थे, उनका नाम बार बार सुनाई दे रहा था। उसके बाद बॉम्बे पुलिस असद रऊफ का फोन ट्रैक करना स्टार्ट करती है, बिकॉज उनको डाउट था कि असद रऊफ का लिंक कहीं ना कहीं इस फिक्सिंग से जरूर जुड़ा होगा। लेकिन इसके बाद में जो ये स्टोरी टर्न मारती है, वैसा आपने, मैंने एंड इवन बॉम्बे पुलिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इस फोन टैपिंग में ऐसे ऐसे नाम सामने आने वाले थे जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला दिया। क्योंकि असद रऊफ का कनेक्शन निकलता है दारा सिंह के बेटे और बॉलीवुड एक्टर बिंदु दारा सिंह से, जहां बॉम्बे पुलिस को कॉल ट्रैकिंग में पता लगता है कि अंपायर असद रऊफ मैच की इन्फॉर्मेशन बिंदु दारा सिंह को देते थे और उसके बाद बिंदु दारा सिंह उस अकॉर्डिंग बैटिंग किया करते थे। अब ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे जा चुकी थी, बिकॉज सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर्स, देन इंटरनेशनल अंपायर और अब बॉलीवुड कनेक्शन। बॉम्बे पुलिस समझ चुकी थी कि अगर अभी बिंदु दारा सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया तो काफी देर हो जाएगी। देन 21 मई 2013 को बॉम्बे पुलिस बिंदु दारा सिंह को अरेस्ट कर लेती है, जहां वो इन्वेस्टिगेशन में ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अंपायर असद रऊफ उनको मैच की इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, जिसके बाद वो उस मैच में बैटिंग करते थे। लेकिन जैसे ही बिंदु दारा सिंह को अरेस्ट करने की न्यूज बाहर आती है, उसी टाइम पर असद रऊफ आईपीएल को बीच में छोड़ के पाकिस्तान भाग जाते हैं। हालांकि बॉम्बे पुलिस उनको समन भी भेजती है, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, बिकॉज जब बिंदु दारा सिंह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसमें एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है जिसके एक्सपोज होने के बाद इंडियन क्रिकेट एंड स्पेशली बीसीसीआई की इमेज डिस्ट्रॉय होने वाली थी, क्योंकि बॉम्बे पुलिस को ऐसे नाम मिले थे जो डायरेक्टली जुड़े थे टीम ओनर्स से। जिसके बाद बॉम्बे पुलिस हर मनी ट्रेल को चेक करती है, ट्रांजैक्शंस को डीपली एनालाइज किया जाता है और धीरे धीरे एविडेंस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं कि बैटिंग सिर्फ ग्राउंड लेवल तक नहीं बल्कि टीम ओनर्स तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद बॉम्बे पुलिस का सीधा डाउट टीम ओनर्स पे जा चुका था। और तभी एक नाम और सामने आता है जो सबको शॉक कर देता है, गुरुनाथ मैयप्पन, जो उस टाइम पर बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे। एक ऐसा नाम जो चेन्नई सुपर किंग्स से डायरेक्टली जुड़ा था। ऑफिशियली वो टीम ओनर नहीं थे, लेकिन वो टीम प्रिंसिपल एंड सीएसके मैनेजमेंट का कोर पार्ट थे और उनका रोल चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग था, लाइक टीम मीटिंग, ऑप्शन प्लानिंग एंड प्लेइंग 11। इन हर एक डिसीजन में गुरुनाथ मैयप्पन की प्रेजेंस होती थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि गुरुनाथ मैयप्पन एंड बिंदु दारा सिंह के बीच में 30 से ज्यादा बार कॉल पे बात हुई, और वो भी अलग अलग मैचेस को लेकर। जिसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पता लगता है कि गुरुनाथ मैयप्पन बुकीज को मैच की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग ये था कि उसने अपनी खुद की टीम के अगेंस्ट ही बैट करी, एंड ये सिर्फ एक बैटिंग नहीं, ये एक बिट्रेयल था। अब यहाँ से ये केस और ज्यादा सीरियस हो चुका था। ऑल्दो इस न्यूज के बाहर आते ही गुरुनाथ मैयप्पन 3 दिन तक पुलिस से बच के भागते हैं, लेकिन 24 मई 2013 को बॉम्बे पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि वो ईयर 2011 से बैटिंग कर रहे हैं, एंड 2011 से 2013 के बीच वो ऑलमोस्ट 1 CR की बैट कर चुके हैं। इस एक अरेस्ट के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने सालों से जो आईपीएल में इमेज
बनाई थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये वही टाइम था जब बीसीसीआई मैनेजमेंट पे पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कई सीनियर्स ने एक एक करके रिजाइन कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम था उस टाइम के आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला का। इस एक न्यूज के बाहर आते ही फैंस हर मैच पे क्वेश्चन रेज करने लग गए थे, बिकॉज जब एक टीम ऑफिशियली अपनी खुद की टीम के अगेंस्ट बैटिंग कर रहा है तो ये गेम फेयर कैसे हो सकता है। लेकिन अभी इस इन्वेस्टिगेशन में और भी ज्यादा शॉकिंग नेम आना बाकी थे, क्योंकि जब पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए प्लेयर से और इन्वेस्टिगेशन करी तो एक और बड़ा नाम एक्सपोज हो गया। ये पर्सन और कोई नहीं, राजस्थान रॉयल्स का को ओनर राज कुंद्रा था, और उन पे एलिगेशंस थे कि वो भी बैटिंग में इन्वॉल्व थे, सिर्फ दूसरी टीम्स पे नहीं बल्कि अपनी खुद की टीम के अगेंस्ट भी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम तक राज कुंद्रा करोड़ों में बैटिंग कर चुके थे। बॉम्बे पुलिस के सामने अब पिक्चर क्लियर थी। एक तरफ था गुरुनाथ मयप्पन जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन बुकीज को शेयर करता था और मैच में बैटिंग करता था, और दूसरी तरफ था राज कुंद्रा जो डायरेक्टली बैटिंग में इन्वॉल्व था, जिसका सीधा मतलब था कि आईपीएल का ये पूरा गेम अंदर से मैनिपुलेट हो रहा था। हालांकि इंट्रोगेशन के टाइम पर राज कुंद्रा पहले तो ये बात एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो खुद एक्सेप्ट कर लेते कि वो मैचेस पे पैसा लगाते थे। फैंस के लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि जिन टीम्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, जिन टीम्स पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वही टीम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन चुकी थी। जिसके बाद अब सबकी नजर बीसीसीआई के फाइनल डिसीजन पे थी, क्योंकि अब फैसला होना था कि क्या ये सिर्फ एलिगेशंस थे या सच में आईपीएल के अंदर का सिस्टम करप्ट हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी, सारे एविडेंस सामने आ चुके थे, अब जरूरत थी तो एक फाइनल डिसीजन की। लेकिन यहीं पे ये स्टोरी एक बार फिर ट्विस्ट लेती है। सबसे पहले बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन एक कमेटी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ नाम की, क्योंकि ये कमेटी सारे एविडेंस होने के बाद भी शॉकिंगली राज कुंद्रा एंड गुरुनाथ मयप्पन को क्लीन चिट दे देती है। इसके बाद फैंस बीसीसीआई को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका एलिगेशन था कि गुरुनाथ मयप्पन एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ है, एंड डीसी की वजह से इस केस को बहुत लाइटली हैंडल किया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है और एक कमेटी बनाती है, जस्टिस लोढ़ा कमेटी। इस कमेटी का काम सिंपल था, बिना बायस हुए पूरे केस को एनालाइज करना और डिसाइड करना कि कौन गिल्टी है। जिसके बाद ये कमेटी फोन रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट्स एंड मनी ट्रेल्स सब कुछ एक बार फिर रिव्यू करती है, और फिर आता है फाइनल डिसीजन, जहां राज कुंद्रा एंड गुरुनाथ मयप्पन दोनों बैटिंग के चार्जेस में गिल्टी पाए जाते हैं। जिसके बाद जस्टिस लोढ़ा कमेटी इन दोनों पर लाइफ टाइम बैन लगा देती है, जिसका सीधा मतलब था कि अब ये दोनों लाइफ टाइम तक किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। लेकिन यहीं पर एक और शॉकिंग डिसीजन आता है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी का मानना था कि फ्यूचर में ऐसे स्कैंडल ना हो और आईपीएल हमेशा क्लीन रहे। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल सेट करने के लिए टफ डिसीजन लेते हुए राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया। इस एक न्यूज ने ना सिर्फ आईपीएल को बल्कि फैंस तक को हिला दिया था, क्योंकि ये सिर्फ टीम्स नहीं थी बल्कि इस लीग की बैकबोन थी। एक तरफ सीएसके जो मल्टीपल टाइम चैंपियन थी एंड उस टीम को लीड कर रहे थे एमएस धोनी, एंड दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल हिस्ट्री की फर्स्ट चैंपियन थी। अब वही दोनों टीम्स आईपीएल से एक साथ बाहर हो चुकी थी। इस बैन के कारण दोनों टीम्स के प्लेयर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, टीम्स ब्रेक हो जाती है, और आईपीएल को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए एक नया फेज स्टार्ट करना पड़ता है। हालांकि 2 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स दोनों आईपीएल में आए और फैंस ने उनको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो आज तक भी है, क्या सच में आईपीएल पूरे तरीके से क्लीन हो चुका है? 2 साल के बैन के बाद चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में वापस आती है और सिर्फ कमबैक नहीं करती बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करती है, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक बार फिर आईपीएल टाइटल जीत जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना नाम एक बार फिर बनाया, क्यों सीएसके के इस कमबैक को आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जाता है, और कैसे एमएस धोनी ने अपनी ग्रेट लीडरशिप से एक बार फिर सीएसके को टाइटल जिताया। अगर आप ये स्टोरी मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।